तो इमिग्रेशन के टाइम पे यस थोड़ा सा टेंशन आता है, क्योंकि इमिग्रेशन आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपको उस कंट्री में या फिर आपको इंडिया के बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा। आपको एक चांस मिला है और आप अब्रॉड जा रहे हो। विदेश यात्रा बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन सोचो कि आपकी फैमिली से कोई भी कभी सिटी के बाहर भी नहीं गया है और आप फॉरेन जाने वाले हो। आर यू एक्साइटेड? ऑफ कोर्स यू आर एक्साइटेड, बट विदेश जाना इतना इजी नहीं है, आपको उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम अब्रॉड जाने वाले हो तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी। मैं अब तक टोटल 3 बार बाहर जा चुका हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम पे गया था तब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि अगर आप जाने वाले हो तो आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके हर एक तरीके का जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, यानी आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी तरीके का स्टैंप नहीं लगा है, टोटल ये ब्लैंक है, और आप अगर पहली बार बाहर जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बेसिकली ऐसा कोई कंट्री चूज़ करना चाहिए जहाँ पे इंडियंस लोगों को वीज़ा फ्री मिलता है, या फिर जहाँ पे इंडियंस लोगों को वीज़ा जल्दी से मिल जाता था। जैसे कि आप मालदीव जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो, आप थाईलैंड जा सकते हो, आप नेपाल जा सकते हो, आप भूटान जा सकते हो। ऐसी कंट्रीज़ में इंडियन लोगों को वीज़ा जल्दी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश रहेगा तो आपको बहुत सारी कंट्रियाँ जल्दी से आने के लिए अलाउड नहीं करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि पासपोर्ट। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपको ये लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब भी आप कहीं पे इंडिया से बाहर जा रहे हो। तो अगर इंडिया के अंदर जा रहे हो तो आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछेगा। बेसिकली जिनको पता नहीं है पासपोर्ट क्या होता है उनको मैं बता दूं कि पासपोर्ट बेसिकली आपका एक आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से होता है। जब आप अब्रॉड जाते हो तो रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप इंडिया में हो और अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आप अपना आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड दिखाते हो, पैन कार्ड दिखाते हो। वैसे ही आप कभी जब अब्रॉड जाते हो तो आप उनको पासपोर्ट दिखाते हो। मेरे पास आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 पासपोर्ट है, एक है मेरा ओल्ड पासपोर्ट, एक है मेरा न्यू पासपोर्ट। न्यू पासपोर्ट मैंने बढ़ा लिया था, यानी कि 60 पेजेस का, और ये जो है वो 36 पेजेस का था। अभी अगर आपको पासपोर्ट के रिगार्डिंग पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसके लिए अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ नीचे रिक्वेस्ट कर देना। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है वीज़ा। तो अगर आप कहीं भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वीज़ा लगेगा। ऐसे बहुत सारे इंडियंस को बहुत सारी जगह पे वीज़ा लगता है। अब जिनको नहीं पता है कि वीज़ा क्या होता है उनको भी मैं बता देता हूँ कि वीज़ा बेसिकली जैसे आप किसी के घर पे जाते हो या कोई आपके घर पे आता है तो अंदर आने से पहले वो परमिशन मांगता है, आपका परमिशन मांगता है। अगर आपका परमिशन नहीं रहेगा तो आपके घर के अंदर वो आ नहीं सकता। तो वैसे ही सेम जब भी आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको कौन से भी कंट्री में अंदर एंटर करने के लिए आपको उसका वीज़ा लगेगा। वीज़ा एक बेसिकली आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे पास वीज़ा है, तो ये देख रहे हो, ये एक वीज़ा है, ये सिंगापुर का वीज़ा है जो मुझे मिला था। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही तरीके से मिले, वीज़ा बहुत सारा अलग अलग डिफरेंस तरीके से मिलता है। तो वो वीज़ा आपके पास होना चाहिए, यानी कि ऐसा परमिशन एक लेटर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि ये बंदे का है, इसका पासपोर्ट नंबर है और बाकी सब चीज़ें, और उसको इतने पर्टिकुलर टाइम तक इस कंट्री में आना जाना अलाउड है या रहने दिया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते। अब एक छोटा सा टॉपिक की लाइक, अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो उसके लिए वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा सर्च करना डिफ़िकल्ट है। आप एक काम कर लेना कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप कौन सी कंट्री जा रहे हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो उस कंट्री के लिए आपको वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तीसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगेगा, यानी कि वो वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वीज़ा लगने वाला है तो आपको ये सब चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेंगी आपके जाने से पहले। वीज़ा मिलने के लिए कम से कम 7 दिन से लेके 1 महीने का टाइम लगता है। हर एक कंट्री का वीज़ा प्रोसीजर अलग होता है, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि एक ही वीडियो के अंदर सब में इंक्लूड करके कि आप इसी तरीके से वीज़ा अप्लाई करो जिसकी वजह से सब चीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। इवन मेरे सोशल साइट्स पे जाने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिला तो आपका टोटल खर्चा जो है वो बेकार हो जाएगा, यानी कि आपने जो फ्लाइट टिकट खरीदी थी, आपने होटल बुकिंग की थी, इवन आपने बहुत सारी चीज़ें की रहेगी, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पहले वीज़ा चाहिए और वीज़ा सही तरीके से अप्लाई करना भी ज़रूरत है। अगर आपको वीज़ा के रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूँगा।
अभी इसके बाद बात करते हैं चौथा पॉइंट, यानी कि फ़्लाइट टिकट बुकिंग का। तो अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। वीज़ा के नॉर्म में एक ये चीज़ इंक्लूड होता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो उस कंट्री का रिटर्न फ़्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए। तो वीज़ा के बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं कि लाइक जैसे मुझे किसी लाइक जैसे हम लोग फर्स्ट से सेकंड जाते हैं, सेकंड से थर्ड जाते हैं, वैसे ही ये एक स्टेप वाइज होता है। तो आपको कहीं पर जा रहे हो तो आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा, वो भी रिटर्न। आप सिंगल फ़्लाइट टिकट पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको उस कंट्री के अंदर एंटर करना है और वहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के दो तरीके हैं बेसिकली, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो। या तो आप एक कंट्री से लेके बी कंट्री तक, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके थाईलैंड का टिकट बुक कर दूंगा और फिर थाईलैंड से मैं कहीं और का बुकिंग कर दूँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा एक एंटर होने वाला और एक एग्जिट होने वाला, दोनों टिकट मेरे पास होना चाहिए। जब तक मेरे पास ये नहीं होगा तब तक के लिए मुझे किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ लोगों को मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि अगर आपने सही तरीके से टिकट बुक किया तो आप कम से कम अपने 5,000 से लेके एक 15-20 हज़ार तक का बचत कर सकते हो एक कोई भी फ़्लाइट टिकट के पीछे। याद रखना, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तब मुझे इतना सब चीज़ आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे टाइम बाई टाइम मैं ट्रैवल करता रहा तो मुझे इस चीज़ का आइडिया लगा। इसके लिए एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने के बाद आपको होटल बुकिंग करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यस, ये वीज़ा के नॉर्म्स में से एक है, आपको होटल बुकिंग करना पड़ेगा। और होटल एक जो है वो आपको सबसे बेस्ट जगह पे चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सस्ता मिल रहा है या मुझे कहीं और मिल रहा है तो मैंने होटल बुकिंग कर दिया और मेरा काम खत्म हो गया। सोचो कि वो आपकी जो प्लेसेस जहाँ पे आपको घूमना है उससे बहुत दूर है, तो आपका डेली ट्रैवल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, वहाँ पे खाना नहीं मिला तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो होटल एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, सेफ साइड में होना चाहिए, जहाँ पे आप भी सेफ रहो और उसके अलावा आपके सारे प्लेसेस भी उसके नज़दीक हो। अगर आप अच्छा होटल कैसे बुकिंग करना है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो चाहते हो तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद छठवां नंबर होता है आपका आइटिनरी, यानी कि आप जो जहाँ पर जाने वाले हो उसमें पहले दिन से लेके आप लास्ट दिन तक क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, ये सारी चीज़ों का एक लिस्ट या फिर आप प्रॉपर प्लान किया हुआ एक पेपर। तो ये वीज़ा के नॉर्म्स में से हमेशा वो इंक्लूड होता है। इसे ज़रूरी नहीं कि सब कंट्री के लिए होता है, लेकिन कुछ कंट्री के लिए कंपलसरी होता है। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके लिस्ट में वीज़ा नॉर्म्स में ये इंक्लूडेड होगा, आप क्यों जाना चाह रहे हो और वहाँ पे जाने के बाद आप क्या क्या करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ सिंगापुर, और सिंगापुर में वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमने लायक है। तो मैं अपने प्लान में बनाऊँगा कि मैं पहले दिन गया तो मैं जाने के बाद होटल में आराम करूँगा, फिर 2 घंटे बाद मैं यहाँ पर घूमने के लिए जाऊँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है नेक्स्ट दिन पर मैं ये प्लेसेस ढूंढने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं एक और प्लेसेस ढूंढने वाला हूँ। तो वैसी और बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको करनी पड़ेंगी। और यस, ये प्लान आपको हमेशा हेल्प करेगा ताकि आप सही तरीके से सब टाइम टू टाइम सब चीज़ें करने के बाद आप रिटर्न आ सको। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ अब्रॉड जा रहे हो और आपको कहीं पे घूमना नहीं है, सिर्फ आप अब्रॉड गए, होटल में 2 दिन रुके और फिर रिटर्न आ गए। क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको उस जगह को एक्सप्लोर करना भी आना चाहिए सही तरीके से। तो इसीलिए ये प्लेसेस टू विजिट या फिर आइटिनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। इतना सब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका काम खत्म हो गया और आप रेडी हो गए हो, तो नो, ये चीज़ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लाइक इमिग्रेशन, करेंसी कन्वर्जन, इसके अलावा आपको चेक इन करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो लाइन में। 7वें नंबर पर चीज़ आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी कन्वर्जन। तो करेंसी कन्वर्जन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप कहीं अब्रॉड जा रहे हो। तो ऑफकोर्स सोचो कि मैं यहाँ से कहीं पे बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाने के टाइम पे मैं उसको इंडियन रुपीज़ दूंगा, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? जैसे कोई फॉरेनर अपने इंडिया में आने के बाद मुझे वो शायद से किसी उसका करेंसी दे दे जो मुझे भी नहीं पता हो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं। तो वैसे ही सेम चीज़ है कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद मैं इंडियन रुपीज़ नहीं यूज़ कर सकता, तो मुझे यहाँ से इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा और मुझे कन्वर्ट करके वहाँ का जो करेंसी है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो आपको सिंगापुर डॉलर लगेगा, अगर आप मालदीव्स जा रहे हो तो मालदीव्स का करेंसी आपको लगेगा। तो वैसे ही सेम बहुत सारी करेंसी अलग अलग होती है। यूएस जा रहे हो तो यूएस डॉलर लगेगा, यूके जा रहे हो तो आपको पाउंड या यूरोस लगेगा। तो आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा यहीं से। करेंसी एक्सचेंज करने का भी बहुत सारा चीज़ होता है। मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि एयरपोर्ट पे से कभी मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे करूँगा, लेकिन एयरपोर्ट पे आपको करेंसी का प्राइस हमेशा ज़्यादा मिलता है। आप अपने जाने से पहले ही आप ये सब चीज़ें कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको कहीं उस कंट्री का वीज़ा मिल गया है और सब चीज़ हो गया है, तो अब आप जाके सही टाइम है कि आप करेंसी कन्वर्ट करो। करेंसी कन्वर्ट करने के पहले भी आपको थोड़ा उसका वैल्यू चेक करते रहना है कि मे भी हो सकता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जब मुझे सिंगापुर जाना था तो सिंगापुर
जाने के पहले मैं एवरी टाइम लाइक 1 डेढ़ महीने पहले से मैं सिंगापुर डॉलर का प्राइस चेक कर रहा था। जो जब मुझे उसका प्राइस एकदम से कम मिला तब जाके मैंने करेंसी खरीद लिया, जिससे मेरा फ़ायदा हुआ। यस, अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो आप कम से कम 2000 से लेके 5000 तक की करेंसी आपके बचा सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा भी, डिपेंड आप कितना ज़्यादा करेंसी खरीदने वाले हो या कितना ज़्यादा आप वहाँ पे जाने के बाद स्पेंड करने वाले हो। और प्रॉपर प्लानिंग करके करेंसी खरीदना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको लगा कि अब मैंने $100 खरीद लिया और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर आपको $500 लगने वाले हैं तो फिर ये आपका नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी इंडियन रुपीज़ नहीं देगा और वहाँ पे आप नॉर्मल एटीएम से नहीं निकाल सकते। निकाला तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा। 8वें नंबर के पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर मैं क्यों खरीदूँ और फिर बाहर चला जाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। इंडिया के मुकाबले जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मैं जितनी भी बार गया हूँ मैंने खरीदा है, और ट्रस्ट मी कि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अभी जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि कहीं अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, और लाइक अब्रॉड जाने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, आपको बहुत जगह पे चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन करने के टाइम पे बेल्ट निकालना पड़ेगा, ये अंगूठियाँ निकालनी पड़ेगी, मोबाइल निकालना पड़ेगा, लैपटॉप, कैमरा, जो भी चीज़ें आपको निकाल के रखना पड़ेगा। और इन सब हड़बड़ाई में कहीं पे अगर आपका पासपोर्ट गुम गया या फिर आप कहीं पे भूल गए तो सोचो क्या होने वाला है। आप बिना पासपोर्ट के आप कहीं पे घूम नहीं सकते, और फिर इसके अलावा आपको फ़ाइन लगेगा, वो सब चीज़ें अलग है। तो इस चीज़ों में आपको हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेगी कि अगर कहीं पे आपका पासपोर्ट गुम गया, आपका पासपोर्ट गुम जाता है या ट्रैवल डॉक्यूमेंट गुम जाता है, तो वो लोग हमेशा एक एडिशनल सपोर्ट बैकअप बनी आपको देते हैं। और सोचो कि यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन अब्रॉड में फ़ाइन बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अभी इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ है कि कहीं पे मैं फॉरेन में गया और मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ी वाला खाना कर दिया, या फिर मुझे वहाँ का जो मौसम है वो अच्छा नहीं लगा और मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मुझे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, एनीथिंग, आप कुछ भी कर लो, इंडिया के जितना सस्ता बाहर नहीं है। आप अगर नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाओगे तो मिनिमम उनका चार्जेस $100 से लेके $350 तक सिर्फ एक विजिट का चार्ज होता है। तो उतना ज़्यादा तो हम लोग कभी भी बेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ट्रैवल इंश्योरेंस हमको उस सब जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा खरीद के लेके जाओ। और अगर सोचो कि लाइक ऐसा बहुत सारा हादसा हो सकता है कि आपने कहीं पे लेके गए, आपको पता नहीं था वो जगह बहुत अच्छा है और किसी ने आपके सारे पैसे चुरा लिए, या फिर किसी ने लाइक चाकू दिखू या बंदूक दिखा के आपको लूट लिया, राइट। तो वो जगह पे आपको कंप्लीटली हेल्प करेगा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो हमेशा खरीदो। और एक 500 से 1000 रुपये में आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलेगा। जब आप LIC खरीदते हो तभी भी आप अपने लोगों का फिक्र करते हो, तो वैसे ही आप कोई भी तरीके का, कोई भी कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद के जा सकते हो। सिर्फ उसके नॉर्म्स और हर एक चीज़ बराबर से पढ़ लेना। 9वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर इसको ऐसे हल्के में निकाल देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे अगर आप जा रहे हो तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ एयरपोर्ट पे, और जो चेक इन वाला प्रोसीजर है वो आप जल्दी से जल्दी कर लो, वो बेटर रहेगा। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप कहीं अब्रॉड जा रहे हो तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कम से कम 4 घंटे पहले जाना अलाउड रहता है, या फिर वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाओ, लाइक 5 घंटे पहले या 5.5 घंटे पहले। ये 6 घंटे या इतना ज़्यादा जल्दी मैं आपको जाने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप पहले से ही जाके बैठे हो और फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन 5 घंटे पहले जाना एटलीस्ट एक चीज़ सही रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि शायद से आप भूल गए हो या शायद से आपको याद नहीं है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम हमेशा सेव करता है। और इसके अलावा इमिग्रेशन, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है, और बहुत लंबी लाइन होने की वजह से अगर आपने जल्दी नहीं क्लियर कर पाए तो आपका फ्लाइट जो है वो मिस हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा जल्दी जाने में कोई भी टेंशन नहीं है। आप 5 घंटे पहले जाओ, और किसी रीज़न की वजह से लेट हो गया तो अलग बात है, लेकिन ट्राई करो कि एज मच एज अर्ली आप वहाँ पे जा सको। दूसरा चीज़ है कि अगर आप जल्दी जाओगे तो वहाँ पे आपको लाइक जो अच्छा सीट है, या फॉर एग्जांपल मैं जब फर्स्ट टाइम पे जा रहा था अब्रॉड तो मैं पहले जल्दी पहुँच गया था, बराबर। लेकिन मैं जल्दी जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक अच्छा सीट भी मिल गया। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी गया था, मेरे अलावा मेरे पहले कोई गया नहीं था। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मैं पहली बार जा रहा हूँ और मुझे विंडो सीट चाहिए, तो उन्होंने मुझे विंडो सीट दिया था मेरे फ्लाइट के अंदर। तो यस, ये चीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको विंडो सीट मिलेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा डरते हो या फिर ऐसे अगर आप सेंटर में बैठने अगर सीट मिलेगा तो आप फ्लाइट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है और आपको एंजॉय करना चाहिए। तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ, आप सही तरीके से चेक इन कर लो। आपके बैग के अंदर भी कुछ सामान होगा, अपने दोस्त को साथ में लेके जाओ। अगर सामान विमान होगा जो उन लोगों ने ना बोल दिया लेके जाने के लिए, तो आप अपने दोस्त को दे सकते हो जो घर पे लेके जाए, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव को अपने साथ लेके जाओ जो कि जब आपका चेक इन के टाइम पे कुछ सामान नहीं अलाउड रहेगा तो वो अपने साथ लेके जा सकता है। आपको एयरपोर्ट पे ही फेंकना नहीं पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो फ्लाइट टिकट के साथ हमेशा लिखी होती है, आप नहीं लेके जा सकते। जैसे कैंची नहीं लेके जाते, चाकू नहीं लेके जा सकते, ऑफकोर्स बंदूक भी नहीं लेके जा सकते। तो वो सब चीज़ें भी लाइक आपको हेल्प हो जाएगा।
चेक इन करने के टाइम पे आपको एक चीज़ मिलेगा और वो है आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास बेसिकली ट्रेन टिकट के जैसा ही होता है, अगर आपने वो घुमा दिया तो गया, यानी कि आप अब फ्लाइट पे नहीं कर चढ़ पाओगे। यस, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि फ़्लाइट कंपनी आपको दूसरा बोर्डिंग पास या डुप्लीकेट बोर्डिंग पास बना के देगी, लेकिन कभी कभी कुछ फ़्लाइट कंपनीज के चार्जेस भी होते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप अपना बोर्डिंग पास मत घुमाना, बोर्डिंग पास सही तरीके से संभाल के रखना। फाइनली 10वां और इम्पोर्टेंट चीज़ इमिग्रेशन। यस, मैं हंस इसलिए रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग इमिग्रेशन का नाम दिमाग में आते ही टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अभी क्या होने वाला है, राइट। तो इमिग्रेशन इतना भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप टेररिस्ट हो या फिर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है। नहीं, आप नॉर्मल एक आम आदमी हो जैसे मैं हूँ, राइट। तो अगर आप अब्रॉड जाने वाले हो तो इमिग्रेशन आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछेगी, आप उन क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर दे दो एकदम काम रह के, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। मैंने तीनों बार जो है इमिग्रेशन दिया है इंडिया से बाहर जाने के पहले। इंडिया के जब सिंगापुर में या फिर मैं कहीं कौन सी दूसरी कंट्री में गया था तभी भी मैंने इमिग्रेशन दिया था। तो इमिग्रेशन के टाइम पे यस थोड़ा सा टेंशन आता है, क्योंकि इमिग्रेशन आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपको उस कंट्री में या फिर आपको इंडिया के बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा और आपका सारा खर्च जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने आप को सही तरीके से काम रखो और आप जाओ इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। कभी कभी इमिग्रेशन में बहुत लंबा लाइन होता है तो आपको में भी वेट करना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन वाले कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। पहला, आप कौन हो, यानी कि आपको पूरा नाम अपना बताना पड़ेगा। आप क्यों जा रहे हो, ऑफकोर्स आप क्यों जा रहे हो, घूमने के लिए या फिर मेरा हॉलीडे करने के लिए, या जो भी चीज़ आपका रीज़न वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप कहाँ पे जा रहे हो, ऑफकोर्स आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको वो जगह का नाम तो पता होगा। और कभी कभी वो लोग होटल बिटेल ऐसा चीज़ का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो छोटा मोटा चीज़, अगर आपको इमिग्रेशन कैसे क्लियर किया जाए उसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो ऐसी सब चीज़ें वो लोग कभी कभी पूछ लेते हैं। लाइक अगर कोई बंदा गलत काम करके जा रहा है तो मे भी शायद से उसको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो, राइट। पर अगर आपको सब चीज़ें पता है क्योंकि आपने ये सब चीज़ें सर्च किया और ये सब चीज़ें हैं, तो आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ईजिली और सही तरीके से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। इतना सब होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने फ़्लाइट के लिए और फिर आप अपने फ़्लाइट में बैठने के बाद जा सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ होगा कि जब आप वहाँ पे कहीं पे लैंड हो गए, जो जगह पे आपको जाना था वहाँ पर भी इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन का मतलब जिनको नहीं पता है बेसिकली मैं उनको बता दूँ कि ये एक सिक्योरिटी चेक होता है, ये जानने के लिए कि जो बंदा यहाँ से जा रहा है वो सही है कि नहीं, उसने कुछ क्राइम किया है कि नहीं, वो इंडियन बंदा है या कहीं बाहर से आया वो बंदा था जो यहाँ से जा रहा है। और सेम वैसे ही सेम इमिग्रेशन आपको एक और बार देना पड़ेगा जब आप किसी और कंट्री में जाओगे। तो सेम चीज़ें होगी, वहाँ पर भी बंदा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपने उसके राइट आंसर दे दिए तो आप इजीली जा सकते हो। अगर उसको किसी तरीके का शक हुआ तो फिर आपको और भी ज़्यादा चेकिंग के लिए साइड में लिया जाएगा। लेकिन 99% ऑफ द टाइम किसी भी टूरिस्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर जैसे मैंने आपको बोला है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम पे कहीं बाहर जा रहे हो तो किसी सिर्फ ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, ये मेरा पासपोर्ट है और हर टाइम पे जब आप इमिग्रेशन क्लियर करोगे तो आपको यहाँ पे शायद से दिखते रहेगा इस तरीके के पासपोर्ट स्टैंप मिलेंगे। तो ये डेट के साथ है, ये हर बार जब आप इमिग्रेशन क्लियर करोगे तो आपको मिलेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टैंप हो गए हैं क्योंकि मैं बाहर जाके आया हूँ और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे स्टैंप हो जाएंगे। जब आपके पास ज़्यादा स्टैंप हो जाएंगे तब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा और इमिग्रेशन आपका बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टैंप में मे भी हो सकता है कि अगर आप कोई ईजी कंट्री जाओ तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। लाइक सिंगापुर चले जाओ, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस लोग जाते हैं। इंडोनेशिया चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जाते हैं। थाईलैंड चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। एक बार एटलीस्ट अच्छी और इजी कंट्री जाके आओ तो जिसके वजह से लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि बंदा बाहर जा रहा है। ये बेसिकली इमिग्रेशन इतना स्ट्रिक्ट होने का रीज़न यही है कि इंडियन यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद वहीं पे जॉब करना और वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। और तो कभी कभी क्या होता है कि किसी रीज़न की वजह से इंडियन का वहाँ पे पकड़ा गया और उसने कुछ ख़राब काम किया है तो इसके वजह से कंट्री का नाम ख़राब होता है, राइट। तो ऐसा मत करो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो 100% हर एक चीज़ कंप्लीट करके ही जाओ। आई एम सॉरी मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया और आपको इतना टाइम तक देखना पड़ा, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करना ज़रूरत था। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने नहीं दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर देना आपको जो जो जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोज़ बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी सेफ।